नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो अपन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए स्टैंडर्ड क्वालिटी पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, डिफरेंट अप्रोचेस रिगार्डिंग क्वालिटी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्वालिटी को पूरी तरह समझने के लिए हमें उन नोटेबल इंडिविजुअल्स को के काम को देखना चाहिए जिन्होंने क्वालिटी इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, इन क्वालिटी गुरुज की फ़िलासफ़ीज़ अलग हैं, लेकिन उनकी कॉमन ट्रस्ट है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ ईच आउटपुट की तरफ। ठीक है, तो क्वालिटी गुरुज और उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हैं। क्वालिटी गुरुज एंड देयर कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले क्वालिटी गुरु आते हैं एडवर्ड डीमिंग। इनका कंट्रीब्यूशन क्या था? इन्होंने डीमिंग साइकिल दी थी। 14 पॉइंट्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग मैनेजमेंट दिया था। 14 पॉइंट दिए थे ट्रांसफॉर्मिंग मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और 7 डेडली डिसीज़ के बारे में बात की थी। ठीक है, देन आते हैं जे एम जुरान। इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया था? क्वालिटी ट्रायोलॉजी, मैनेजेरियल प्रैक्टिसेस, ट्रेनिंग ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ठीक है, देन आर्मंड आर्मंड फिंगनबाउम। इन्होंने टोटल क्वालिटी कंट्रोल पे कंट्रीब्यूट किया था। देन कौरू कौरू इश्कावा, क्वालिटी सर्कल दिया था। 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल दिए थे। देन फिलिप क्रॉसबी। इनका क्या कंट्रीब्यूशन था? जीरो डिफेक्ट, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी एंड क्वालिटी इज फ्री। जेनिची टाउजी जेनिची टैग्यूजी, क्वालिटी लॉस फंक्शन, रॉबस्ट डिज़ाइन बाय डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। इनका कंट्रीब्यूशन ये था। ठीक है, तो अब अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड डीमिंग के बारे में। ठीक है, डीमिंग को जो है फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल भी कहते हैं, ये अपने को याद रखना। ठीक है, फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड डीमिंग। ठीक है, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान में काम किया और जापानीज़ इंडस्ट्रीज़ को रिवाइवल करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। ठीक है, उनके मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है? डीमिंग साइकिल, 14 पॉइंट्स ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग मैनेजमेंट, 7 डेडली डिसीज एंड डीमिंग प्रोफाउंड नॉलेज। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अपन डीमिंग साइकिल के बारे में। डीमिंग साइकिल एक फ्रेमवर्क है जो इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस और सिस्टम के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसे वॉल्टर स्टेवर्ट ने किसने वॉल्टर स्टेवर्ट में ने 1930s में कंसीव किया था और बाद में डीमिंग ने पॉपुलराइज किया था। ठीक है, इसका मॉडल क्या है? पीडीसीए साइकिल। पीडीसीए साइकिल का के 4 स्टेप्स हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं? प्लान, डू, चेक, एक्ट। ठीक है, प्लान, इस्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स और प्रोसेस को इस्टेब्लिश करो। ठीक है, इस्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव्स और प्रोसेस नेसेसरी टू डिलीवर। ठीक है, उद्देश्य को स्थापित करें और वितरण के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को स्थापित करें। ठीक है, डू, इम्प्लीमेंट इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। जो इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है उसको इम्प्लीमेंट करें, सुधार प्रक्रियाओं को लागू करें। देन जांचें, चेक करें। मॉनिटर एंड मेजर द प्रोसेस एंड द प्रोडक्ट। ठीक है, एंड इवेल्युएट देम अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान। ठीक है, प्रक्रियाओं और उत्पादों की निगरानी और माप करें और योजना के उद्देश्यों के अनुसार उनका मूल्यांकन करें। देन एक्ट, टेक एक्शन टू कंटिन्यूअली इम्प्रूव प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस। लगातार प्रक्रियाओं के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए एक्शन लें। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स है पीडीसीए साइकिल में, जिसको डीमिंग ने दिया था। ठीक है, देन पीडीएसए साइकिल की बात करते हैं। पीडीएसए साइकिल क्या है? प्लान डू स्टडी एक्ट। ठीक है, प्लान डू स्टडी एक्ट। पीडीसीए क्या था? प्लान डू चेक एक्ट। पीडीएसए प्लान डू स्टडी एक्ट। एक सिस्टम है जिससे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और क्वालिटी प्रैक्टिस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, काम कैसे करता है? ये इंश्योर करता है कि आप जो भी चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स करते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड और केयरफुल प्लानिंग के बाद हो। ठीक है, इसका मेन एम क्या होता है? कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। पीडीएसए क्वालिटी इंप्रूवमेंट साइकिल, प्लान डू स्टडी एक्ट। प्लान, सबसे पहले प्लानिंग स्टेज। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्वेश्चंस क्या हैं? डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है? ये सब डिसाइड होता है। ठीक है, डू, एग्जीक्यूशन स्टेज। प्लान को चलाओ, डेटा कलेक्ट करो और देखो कि क्या अनएक्सपेक्टेड हुआ। ठीक है, देन स्टडी, एनालाइज करो, डेटा को एनालाइज करो, रिजल्ट को प्रोडिक्शन से कंपेयर करो और सीखो कि तुमने क्या समझा। ठीक है, देन एक्ट, एक्शन स्टेज। क्या नेक्स्ट साइकिल शुरू करना है या जो इम्प्रूवमेंट मिला है उसे स्टैंडर्डाइज परमानेंट कैसे करना है, स्टैंडर्डाइज कैसे करना है। ठीक है, तो दो साइकिल थी, पीडीसीए प्लान डू चेक एक्ट, पीडीएसए प्लान डू स्टडी एक्ट। ठीक है,
अब एडवर्ड डिमिंग के बारे में कुछ जान लेते हैं। एडवर्ड डिमिंग कौन थे? डब्ल्यू एडवर्ड डिमिंग को फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल माना जाता है। अपने पहले भी देखा, उनका काम था, उन्होंने क्वालिटी को रिडक्शन इन वेरिएशन, चेंजेस को कम करने से जोड़ा। ठीक है, उन्होंने क्वालिटी को रिडक्शन इन वेरिएशन, चेंजेस को कम करने से जोड़ा। बिगेस्ट अचीवमेंट क्या थी? जापान में उनके काम ने वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट दिया। ठीक है। देन डीमिंग्स प्रोफाउंड नॉलेज। डीमिंग का कहना था कि सबसे हाई क्वालिटी सिस्टम बनाने के लिए लीडरशिप के पास एक डीप नॉलेज होनी चाहिए, जिससे वो सिस्टम को प्रोफाउंड नॉलेज कहते थे। ठीक है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट क्या है? अप्रिशिएट फॉर अ सिस्टम, सिस्टम के लिए समझ। अप्रिसिएशन फॉर अ सिस्टम, मतलब एक सिस्टम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी में आपको होल सिस्टम को देखना चाहिए, ना कि सिर्फ पार्ट्स को। ठीक है। एग्जांपल, अगर आप 747 इंजन रिपेयर कर रहे हो तो सिर्फ एक छोटा पार्ट फिक्स करने से काम नहीं चलेगा, अगर आपको पूरे सिस्टम की समझ नहीं है। ठीक है। अगर आपको सिस्टम की अप्रिसिएशन नहीं है तो आप ट्रबल शूट नहीं कर पाओगे। ठीक है। देन नॉलेज अबाउट वेरिएशन, डिमेंड्स प्रोफाउंड नॉलेज के सेकंड पार्ट, नॉलेज अबाउट वेरिएशन। ठीक है। बदलाव का ज्ञान होना चाहिए, मतलब यह समझना कि हर प्रोसेस में वेरिएशन, चेंजेस होते हैं। आप आप डेटा देखते हैं और उस वेरिएशन के कॉज को पता लगाते हैं। ठीक है, मतलब आप में ये समझ होना चाहिए कि हर प्रोसेस में चेंजेस होते हैं, आप डेटा को देखते हैं और उस वेरिएशन के कॉज को, वो चेंजेस क्यों हो रहे हैं उसके कॉज को पता लगाते हैं। ठीक है। 2 तरह की वेरिएशन होती हैं। डेमिंग ने वेरिएशन के 2 टाइप्स बताए हैं। सबसे पहले कॉमन कॉज, देन स्पेशल कॉज। कॉमन कॉज या वो वेरिएशन है जो सिस्टम के अंदर ही होती है और सिस्टम का नॉर्मल पार्ट होती है। इसको ठीक करने के लिए मैनेजमेंट को सिस्टम चेंज करना पड़ता है। स्पेशल कॉज ये वो वेरिएशन है जो अनएक्सपेक्टेड होती है, किसी बाहरी या अनयूजुअल रीज़न से होती है। इसको ठीक करने वर्कर्स या सुपरवाइजर के ज्यूरिडिक्शन में होता है। ठीक है। देन प्रोफाउंड नॉलेज का तीसरा पार्ट, थ्योरी ऑफ नॉलेज, मतलब यह समझना कि नॉलेज क्या है और हम उसे करेक्टली कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसमें फोकस क्या रहता है? इस पार्ट पे आपको अपने अजम्पशन को टेस्ट करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि वह करेक्ट है या नहीं। ठीक है। देन फोर्थ पार्ट, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, मतलब लोगों को समझना कि वो कैसे सीखते हैं, मोटिवेट कैसे होते हैं और सिस्टम के अंदर इंटरेक्ट कैसे करते हैं। फोकस यह समझना कि लोग सिस्टम के रूल्स और प्रोसीजर्स को कैसे फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। देन देखते हैं डिफरेंट अप्रोचेस रिगार्डिंग क्वालिटी। सबसे पहले डीमिंग्स कंट्रीब्यूशन से जुड़े पॉइंट्स, थ्योरी ऑफ नॉलेज, सिस्टम व्यू, लीडरशिप, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, अपन ने चारों पॉइंट्स देखे। ठीक है। देन दूसरे गुरु जोसेफ एम जुरान, क्वालिटी गुरु में दूसरे जो क्वालिटी गुरु थे जोसेफ एम जुरान के योगदान के बारे में बात करते हैं। जोसेफ एम जुरान को क्वालिटी और क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रचारक माना जाता है। उनका मुख्य योगदान क्या क्या है? सबसे पहले जूरन प्रिंसिपल, उन्होंने जो एक जूरन प्रिंसिपल दिया था उसके बारे में देखते हैं। जूरन प्रिंसिपल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे सबसे पहले पेरेटो प्रिंसिपल, इसको वाइटल व्यू एंड द ट्राइबल मेनी भी कहते हैं। वाइटल व्यू एंड द ट्राइबल मेनी, ये याद रखना है। ठीक है। इसके अनुसार 80% प्रॉब्लम की वजह 20% कॉज होते हैं। ठीक है। जूरन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस सिद्धांत को कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी समझाने के लिए इस्तेमाल किया था। ठीक है। देन जूरन ट्रायोलॉजी, जूरन ने क्वालिटी मैनेजमेंट को 3 मैनेजरियल प्रोसेस में बांटा है। सबसे पहले क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। क्वालिटी प्लानिंग, कस्टमर नीड्स पता करना और ऐसे प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस डेवलप करना जो उन ज़रूरतों को पूरा कर सके। देन क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी प्लानिंग और क्वालिटी कंट्रोल, यह देखना कि प्रोसेस ठीक से चल रही है या नहीं चल रही। ठीक है। पुअर क्वालिटी की पहचान करना, उसे एलिमिनेट करना और दोबारा रिवर्क, मतलब दोबारा काम करना। ठीक है, ताकि ऑप्टिमल इफेक्टिवनेस बनी रहे, ताकि सबसे अच्छी प्रभावशीलता बनी रहे। ठीक है, ऑप्टिमल इफेक्टिवनेस बनी रहे। देन क्वालिटी इंप्रूवमेंट, गुणवत्ता में सुधार, मतलब वेस्ट को ख़त्म करना और इम्प्रूवमेंट, प्रोजेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट को लागू करना। क्वालिटी डज नॉट हैपन बाय एक्सीडेंट। ठीक है, गुणवत्ता जो है अचानक से नहीं होती। ठीक है, उसके लिए इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। देन इम्प्रूवमेंट वर्सेस कंट्रोल की बात करते हैं। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल में अपना गोल क्या होता है? लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, प्रदर्शन का स्तर बनाए रखना। क्वालिटी इंप्रूवमेंट में क्या अपना गोल होता है? हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पाना। नेचर क्या होता है क्वालिटी ऑफ कंट्रोल का? परफॉर्मेंस को मेजर और एनालाइज करना। और क्वालिटी इंप्रूवमेंट का नेचर क्या होता है? परफॉर्मेंस को एक हायर लेवल पे ले जाना। ठीक है, क्या फोकस होता है क्वालिटी कंट्रोल का? वेरिएशन, बदलाव को मैनेज करने का प्रोसेस, फोकस बदलाव को मैनेज करने पे फोकस होता है क्वालिटी कंट्रोल का। और क्वालिटी इंप्रूवमेंट का क्या फोकस होता है? ब्रेक थ्रू, बड़ी सफलता हासिल करना। ठीक है। देन एसपीसी, स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, प्रोसेस की परफॉर्मेंस को मेज़र और एनालाइज करने के लिए स्टैटिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल के दौरान परफॉर्मेंस में जो बदलाव आते हैं वो 2 तरह के होते हैं, रैंडम वेरिएशन एंड स्पेशल कॉज। रैंडम वेरिएशन प्रोसेस को
प्रोसेस के इनहेरेंट होते हैं, मतलब आंतरिक होते हैं, जैसे कि हवा का तापमान, ठीक है, एयर का टेम्परेचर। स्पेशल कॉज क्या होते हैं, ये कुछ खास कारणों से होते हैं, जैसे मशीन का ख़राब होना, ठीक है। स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल इन नॉन रैंडम डेविएशंस की पहचान करने में मदद करता है, ठीक है। देन कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं। ओरिजिनल जोन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल या कंट्रोल का शुरुआती एरिया है जहाँ परफॉर्मेंस एक खास लेवल पर बनी रहती है, ठीक है। स्पोरैडिक स्पाइक, जब स्पेशल कॉज की वजह से अचानक कोई प्रॉब्लम आती है तो ग्राफ ऊपर चला जाता है क्वालिटी कंट्रोल के दौरान। इंप्रूवमेंट, जब क्वालिटी इंप्रूवमेंट का काम होता है तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी या कि क्रोनिक वेस्ट का लेवल परमानेंटली नीचे आ जाता है, ठीक है। न्यू जोन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, इंप्रूवमेंट के बाद क्वालिटी का एक नया और बेहतर लेवल सेट हो जाता है। देन क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं, जिसमें फिलिप क्रॉस्बी की थ्योरी देखते हैं, ठीक है। ये अपने क्वालिटी, एक और क्वालिटी गुरु थे, ठीक है। फिलिप्स क्रॉस्बी का अप्रोच, क्रॉस्बी को फादर ऑफ द क्वालिटी रिवॉल्यूशन भी कहा जाती है, अपने को ध्यान रखना है। फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कौन थे, डीमिंग, और फादर ऑफ क्वालिटी रिवॉल्यूशन क्रॉस्बी, ठीक है। उनकी फेमस फिलॉसफी थी डूइंग इट राइट द फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये फिलॉसफी थी फिलिप क्रॉस्बी की, ठीक है। उनके कॉन्सेप्ट क्या क्या है, मेजर कॉन्सेप्ट अबाउट द पुअर क्वालिटी को आमतौर पर कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कहा जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो डिफेक्ट, क्रॉस्बी ने जीरो डिफेक्ट के कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया, जिसका मतलब है कि प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी इज़ फ्री, उनका मानना था कि क्वालिटी फ्री होती है, मतलब अगर आप चीज़ों को पहली बार में सही करते हैं तो आपको बाद में मिस्टेक्स को फिक्स करने या वारंटी क्लेम्स पर खर्चा नहीं करना पड़ता, ठीक है। स्टेप प्लान, क्रॉस्बी ने 14 स्टेप क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान दिए थे, 14 स्टेप्स दिए थे। क्रॉस्बी ने एक 14 स्टेप प्रोग्राम सजेस्ट किया था जिससे कोई भी कंपनी क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए फॉलो कर सकती है, ठीक है। पहला पहला स्टेप क्या है, मैनेजमेंट कमिटमेंट। टॉप मैनेजमेंट को क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए अपना कमिटमेंट देना होगा। एक क्लियर क्वालिटी पॉलिसी सेट करनी होगी और इसे हर एम्प्लॉय तक पहुंचाना होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम, एक सेकेंड, दूसरा है क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम, ठीक है। कंपनी के हर डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंटेटिव से लेकर एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम बनानी होगी। यह टीम एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए सजेशन पर काम करेगी, ठीक है। देन तीसरा क्या है, क्वालिटी मेजरमेंट। यह तय करना होगा कि क्वालिटी कहाँ मेज़र की जाएगी। मेजरमेंट हर एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, जैसे कि बिलिंग एरर्स, इन्वेंटरी एरर्स, स्क्रैप स्क्रैप की मात्रा, कबाड़ की मात्रा, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आदि को मेज़र करना, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ क्वालिटी वैल्यूएशन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट का कॉस्ट डिटरमाइन करना होगा। यह स्टडी करता है कि पुअर क्वालिटी पर कंपनी कितना स्पेंड कर रही है। इसमें स्क्रैप, रीवर्क, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, वारंटी कॉस्ट जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। देन क्वालिटी अवेयरनेस, सभी एम्प्लॉयज़ को क्वालिटी पॉलिसी और कॉस्ट ऑफ नॉन क्वालिटी के बारे में अवेयर करना होगा, ठीक है। यह एटीट्यूड में बदलाव लाने में मदद करता है। देन करेक्टिव एक्शन, जब कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो उसे सॉल्व करने के लिए परमानेंट सॉल्यूशन पर काम करना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स को इमीडिएटली एड्रेस करना ताकि वो दोबारा ना हो, ठीक है। देन एडहॉक कमेटी फॉर द जीरो डिफेक्ट्स प्रोग्राम, जीरो डिफेक्ट्स के गोल को अचीव करने के लिए एक एडहॉक कमेटी बनाना चाहिए। इस कमेटी का काम है कि वह सुनिश्चित करे कि कमिटमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट सभी एम्प्लॉयज़ तक पहुँचे, ठीक है। देन सुपरवाइजर ट्रेनिंग, सभी मैनेजमेंट पर्सनल को क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्टेप्स और कॉन्सेप्ट के बारे में थॉरली ट्रेन करना चाहिए। यह ट्रेनिंग आवरली वर्कर्स, मतलब घंटे के हिसाब से काम करने वाले मजदूर तक क्वालिटी कॉन्सेप्ट को पहुंचाने में मदद करती है, ठीक है। देन जीरो डिफेक्ट्स जीरो डिफेक्ट्स डे, यह फिलॉसफी ऑफ जीरो डिफेक्ट्स को स्थापित करने के लिए कंपनी वाइड डे है, ठीक है। इस दिन मैनेजमेंट इसकी यूनिफॉर्म अंडरस्टैंडिंग सुनिश्चित करता है। वो न्यू एटीट्यूड और मोटिवेशन पर एम्फेसिस डालते हैं, ठीक है। जीरो डिफेक्ट। देन गोल सेटिंग, एम्प्लॉयज़ अपने सुपरवाइजर के साथ कंसल्टेंट्स में स्पेसिफिक मेजरेबल गोल सेट करते हैं। मैनेजर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ उन लक्ष्यों को अल्टीमेटली अचीव करें जो लक्ष्य बनाए गए थे, ठीक है। देन एरर कॉज रिमूवल, एम्प्लॉयज़ से उन रीज़न की पहचान करने के लिए कहा जाता है जो उन्हें जीरो डिफेक्ट्स गोल प्राप्त करने से रोक रहे हैं, ठीक है। यह टास्क अप्रोप्रिएट फंक्शन ग्रुप को दिया जाता है ताकि वो रिमूविंग दीज प्रॉब्लम्स पर काम कर सकें, इन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने पे काम कर सकें, ठीक है। इन्वायरमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट जरूरी है ताकि दोनों ग्रुप्स मिलकर काम कर सकें, ठीक है। दोनों के बीच एक ट्रस्ट होना जरूरी है। एक ट्रस्ट होने
ट्रस्ट का माहौल होना ज़रूरी है, ठीक है। द रिकॉग्निशन अवार्ड प्रोग्राम्स, या प्रोग्राम मॉनिटरी और उन एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई करके रिवॉर्ड करने के लिए जिन्होंने गोल गोल को अचीव किया है, ठीक है। यह प्रोग्राम पार्टिसिपेशन को इनकरेज करता है, ठीक है। मतलब जब एम्प्लॉयज़ को अवार्ड दिया जाएगा या कि मॉनिटरी हेल्प की जाएगी, तो ये उस पे काफ़ी, और उस प्रोग्राम पे और सारे एम्प्लॉयज़ अपना पार्टिसिपेशन दिखाएंगे, मतलब प्रोग्राम पार्टिसिपेशन को इनकरेज करता है प्रोसेस, ठीक है। देन क्वालिटी काउंसिल, इनमें चेयरपर्सन, टीम लीडर और प्रोफेशनल शामिल होते हैं। या प्रोग्राम शुड मीट ऑन अ रेगुलर बेसिस, ये प्रोग्राम हमेशा मतलब रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो कीप एवरीवन अप टू डेट ऑन प्रोग्रेस, ताकि जो जितने भी एम्प्लॉय हैं वो अब प्रोग्रेस पे एक मतलब कि हर किसी को एक अपडेट रहे प्रोग्रेस पे कि प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है, ठीक है। ये मीटिंग नए आइडियाज़ के लिए भी एक रूम क्रिएट करते हैं कि इस क्वालिटी काउंसिल्स में नए नए आइडियाज़ भी दे सकते हैं, ठीक है। डू इट ओवर अगेन, इसका मतलब है होल प्रोसेस ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट को कंटिन्यूस रखना, पूरे क्वालिटी इंप्रूवमेंट के प्रोसेस को कंटिन्यूस रखना, ठीक है। तो ये 14 स्टेप्स थे क्रॉसबी के। देन कौरू इशिकावा फिलोसफी ऑफ क्वालिटी, कौरू इशिकावा को क्वालिटी डेवलपमेंट की फिगर माना जाता है। वह अपने इशिकावा और कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के लिए जाने जाते हैं, जिसे फिश बोन डायग्राम भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है, फिश बोन डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम का मेन कंट्रीब्यूशन क्वालिटी डेवलपमेंट में है, ठीक है। वह 7 क्वालिटी कंट्रोल्स पर जोर देता है, ठीक है। कौरो इशिकावा फिलोसफी 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स पर जोर देते हैं। देन कैनबन, यह एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब है कार्ड या कि साइन, ठीक है। इसका पर्पस सिग्नल देना है, ताकि जो मोर पार्ट्स की ज़रूरत के लिए यह इंश्योर करना है कि दोज पार्ट्स आर प्रोड्यूस इन अप्रोप्रिएट टाइम टू सपोर्ट फर्दर असेंबली, ठीक है। क्या इंश्योर करना है कि वो जो पार्ट्स हैं वो प्रोड्यूस हो अप्रोप्रिएट टाइम पे, ताकि फर्दर जो असेंबली उसको सपोर्ट कर सके, ठीक है। यह एक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम है जिसमें कार्ड एंड कंटेनर होते हैं, ठीक है। देन काइजन, काइजन क्या है? यह सिस्टम ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का है, जो क्वालिटी, टेक्नोलॉजी और प्रोसेस, कंपनी कल्चर, प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी और लीडरशिप में होता है, ठीक है। काइजन का मतलब होता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, काई मतलब चेंज और टू करेक्ट, एंड जेन मतलब गुड, ठीक है। यह एवरीवन मतलब कि एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करता है, सबको एम्प्लॉय को, सारे एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करता है। काइजन मेकिंग लिटिल चेंजेस पर आधारित होता है, बहुत ही स्मॉल चेंजेस को बनाने पे काइजन की जो फिलोसफी वो आधारित होती है, जो कि ऑलवेज इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस वाइल रिड्यूसिंग वेस्ट पर ध्यान केंद्रित करती है, कि हमेशा प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना है, साथ साथ वेस्ट को रिड्यूस करते हुए इस चीज़ पे ध्यान केंद्रित करती है काइजन की थ्योरी, ठीक है। देन स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रैक्टिस इन प्रोडक्शन, एमआरपी वर्सेस जेआईटी देखते हैं। मैंने मतलब मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग वर्सेस जस्ट इन टाइम, ठीक है। पहला एमआरपी स्टैंड्स फॉर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, जेआईटी स्टैंड फॉर जस्ट इन टाइम प्लानिंग। एमआरपी एक पुश सिस्टम अप्रोच है, जिसका मतलब है कि यह फ्यूचर डिमांड को देखकर प्रोडक्शन शुरू करता है, ठीक है। पहले बनाओ फिर बेचो, ठीक है। और जेआईटी एक पुल सिस्टम अप्रोच है, जिसका मतलब प्रोडक्शन तभी शुरू होता है जब एक्चुअल डिमांड होती है, ठीक है। पहले ऑर्डर लो फिर बनाओ, ठीक है। एमआरपी यह एक सेफ्टी स्टॉक एंड इन्वेंट्री रखने पर फोकस करता है ताकि शॉर्टेज ना हो। और जेआईटी एक सेफ्टी स्टॉक और इन्वेंट्री को एलिमिनेट करने पर फोकस करता है, ठीक है। एमआरपी एक डायनेमिक सिचुएशन है, ठीक है। डायनेमिक सिचुएशन को हैंडल करता है, मतलब बदलती हुई मार्केट कंडीशन को हैंडल करता है, और जेआईटी एक डायनेमिक सिचुएशन को ईजिली हैंडल नहीं कर पाता, ठीक है। एमआरपी इसमें वर्कर इसमें वर्कर एवरेज स्किल लेवल की रिक्वायरमेंट होती है, और जेआईटी में हाई स्किल वर्कर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। एमआरपी में मास प्रोडक्शन सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट सूटेड होता है एमआरपी, और जॉब और बैच टाइप प्रोडक्शन सिस्टम के लिए बेस्ट सूटेड होता है जेआईटी, ठीक है। देन 5S कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यह कॉन्सेप्ट जापानीज़ गुरु हिरोकी हिरानो ने डेवलप किया था, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखने के 5S कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया था, ठीक है। इसमें 5 स्टेप है जो वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज और एफिशिएंट बनाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। पहला फेज़ सीरीज मतलब सॉर्टिंग, प्लांट एंड वर्क एरिया में रखे सभी आइटम, टूल, मटेरियल्स को देखो, जो ज़रूरी नहीं है उसे डिस्कार्ड कर दो, मतलब हटा दो। सेकंड फेज़ सीटन मतलब स्ट्रेटन और सेट इन ऑर्डर, फोकस एफिशिएंसी पर होता है इसमें। टूल्स, इक्विपमेंट्स और पार्ट्स को एक ऐसे मैनर में अरेंज करो जो वर्क फ्लो को प्रमोट करे, ठीक है। देन थर्ड फेज़ स्वीपिंग और शाइनिंग, हर शिफ्ट के एंड में वर्क एरिया को क्लीन अप और सारी चीज़ों को रिस्टोर किया जाता है, मतलब साफ़ सफाई की जाती है। फोर्थ फेज़ स्टैंडर्डाइजिंग, हर एवरीवन मतलब सारे एम्प्लॉयज़
ये जानता है कि स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने के लिए उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसको पता होनी चाहिए। देन सस्टेनिंग या मेंटेन एंड रिव्यूइंग स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड होता है, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना और उसको रिव्यू करना। 6 फेज भी है इसमें, जहाँ सेफ्टी को स्टैंडर्ड्स में ऐड किया जाता है, ठीक है। देन पोका योके, पोका मतलब मिस्टेक, योके मतलब मिस्टेक अवॉइड करने के लिए। पोका योके एक टर्म है, जापानीज टर्म है, जिसका मतलब है मिस्टेक प्रूफिंग या कि इनएडवर्रेंट एरर प्रिवेंशन, ठीक है। यह एक मैकेनिज्म है जिसका पर्पस है कि प्रोडक्ट बनाते समय डिफेक्ट्स को प्रिवेंट कर किया जा सके। डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करना, करेक्ट करना या कि ह्यूमन एरर्स पर ध्यान दिलाना। इसका एग्जांपल वॉशिंग मशीन का एलआईडी तब तक लॉक रहता है जब तक स्पैनिंग खत्म ना हो जाए, ठीक है। इसका एग्जांपल है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं पोका योके इम्प्लीमेंटेशन के? वर्कर्स का लेस टाइम वर्किंग में स्पेंड होता है, ठीक है। वर्कर्स मतलब कि चिंता करने में वर्कर्स कम वो करते हैं अगर एरर प्रिवेंशन रहे तो, ठीक है। वर्कर ओरिएंटेड अप्रोच का प्रमोशन होता है। डिफेक्ट एंड वेस्ट कम होता है। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उस पर इमीडिएट एक्शन होता है। वर्कर से रिपीटेटिव ऑपरेशन का अनबर्डन बोझ खत्म होता है, कि मतलब वही अगर एरर होगा तो बार बार एक ही चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। रिपीटेटिव एक ही मशीन पे वही चीज़ काम करना पड़ेगा तो उसका बोझ भी कम होता है, ठीक है। देन कंकरेंट इंजीनियरिंग, कंकरेंट इंजीनियरिंग को साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग भी कहते हैं। यह एक मेथड है जिसमें डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग स्टेज को साइमल्टेनियस रन किया जाता है, ना कि एक एक के बाद एक, ठीक है। यह प्रोडक्ट डेवलपमेंट टाइम और टाइम टू मार्केट दोनों को रिड्यूस करता है, जिससे प्रोडक्टिविटी और रिड्यूस कॉस्ट में सुधार आता है। अब देखते हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट का अलग अलग अप्रोच। वैल्यू इंजीनियरिंग वर्सेस वैल्यू एनालिसिस। यह दोनों अप्रोच कस्टमर की नीड को समझते हुए प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने से पहले और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पर अप्लाइड होते हैं, ठीक है। मेथड्स फॉर जनरेटिंग सॉल्यूशन टू इम्प्रूव क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से सॉल्यूशन जनरेट किए हैं उसके बारे में बात करते हैं। क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए सॉल्यूशन जनरेट करने के दो मुख्य तरीके हैं, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड क्वालिटी सर्कल। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? एक टेक्निक है जिसे एलेक्स ऑसब्रॉन ने 1939 में इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ एक मीटिंग होती है जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है, जहाँ स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है, ठीक है। यह एक ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक है जिसमें आइडियाज़ को वॉलंटरीली और फ्रीली डिस्कस किया जाता है। लोग अपने आइडियाज़ बिना किसी क्रिटिसिज्म या फियर के एक्सप्रेस करते हैं। सारे आइडियाज़ को लिस्ट किया जाता है, फिर बाद में डिस्कशन और सिलेक्शन होता है, ठीक है। दूसरा क्या है? क्वालिटी सर्कल। यह कॉन्सेप्ट जापान में 1962 में कारो इशिकावा द्वारा ओरिजिनेट किया था, ठीक है। क्वालिटी सर्कल वर्कर्स का एक ग्रुप होता है जो रेगुलरली मिलते हैं, प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस की क्वालिटी इंप्रूव करने के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। यह सर्कल ज़्यादा लेस स्ट्रक्चर्ड होता है, ऑफन अपने नॉर्मल वर्किंग स्टाफ्स को वर्कर्स से मिलकर बनता है, ठीक है। या फ्रीक्वेंटली मिलते हैं, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं, सॉल्यूशन रिकमेंड करते हैं एंड एक्शन को मॉनिटर करते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ क्वालिटी सर्कल की बात करें तो पहला क्वालिटी कंट्रोल सर्कल निपोन वायरलेस एंड टेलीग्राफ कंपनी में 1962 में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसे 1950 में टोयोटा द्वारा ओरिजिनली डिस्क्राइब किया गया था, फिर के इशिकावा और बाकी बाकी अदर्स ने इसे पॉपुलराइज किया। क्वालिटी कंट्रोल सर्कल वर्कर के स्मॉल ग्रुप्स होते हैं जिन्हें जहाँ सेम या सिमिलर वर्क करते हैं और रेगुलरली मिलते हैं, ठीक है। ये ग्रुप्स प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई एनालाइज एंड सॉल्व करते हैं, उन्हें जो उनके जॉब से रिलेटेड होता है, ठीक है। टिपिकल टॉपिक जिन पर क्वालिटी कंट्रोल फोकस करते हैं, ठीक। क्वालिटी कंट्रोल सर्कल फोकस करते हैं वो क्या है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, प्रोडक्ट डिज़ाइन, इंप्रूवमेंट इन द वर्क प्लेस एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कार्यस्थल और निर्माण प्रक्रियाओं में सुधार, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी सर्कल एक्टिविटीज़। क्वालिटी सर्कल बनाने के पीछे क्या गोल होते हैं वो उसके बारे में बात करते हैं। इंडिविजुअल्स के लिए टू गिव अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉय टू लर्न न्यू टेक्निक फॉर रिकग्निशन, एम्प्लॉयज़ को रिकग्निशन के लिए नई टेक्निक सीखने का मौका देना। टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना। ऑर्गेनाइजेशन के लिए टू प्रमोट क्वालिटी सेफ्टी कॉस्ट एंड वर्क कॉन्शियसनेस, क्वालिटी सेफ्टी और कॉस्ट और काम के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना, ठीक है। देन बेंचमार्किंग प्रोसेस की बात करते हैं। बेंचमार्किंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां मतलब वर्चुअली एक तरह से आप अपने बिजनेस या प्रोडक्शन प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट के लिए किसी और कंपनी या फाइनेंशियल सक्सेस वाली एरियाज़ को कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसका गोल क्या होता है? यह पता लगाना कि कौन सी चीज़ बेस्ट है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अडाप्ट करना, ठीक है। बेनिफिट क्या होता है बेंचमार्किंग एंड वैल्यू इन्हेंसमेंट, कीमत बढ़ाना। कंपेयर करके आप कीमत बढ़ा सकते हो, ठीक है। स्टेप्स
स्टेप्स क्या है बेंचमार्किंग प्रोसेस के? सबसे पहले आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्सेल इन द प्रोसेस, उस संगठन की पहचान करें जो इस प्रक्रिया में सबसे अच्छा है। उस कमियों की पहचान करें, उस कंपनी और अपनी कंपनी में के बीच दोनों में गैप्स क्या है इसको एनालाइज करें, इसको पता करें, आइडेंटिफाई करें। एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशन, उस संगठन का विश्लेषण करें। आइडेंटिफाई द क्रिटिकल प्रोसेस, महत्वपूर्ण प्रक्रिया को पहचान करें, ठीक है, कि उन दोनों में जो गैप्स हैं उसमें क्या क्रिटिकल वजह है कि गैप्स है दो कंपनीज में, उसको आइडेंटिफाई करें और उस ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क करें, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सुधार करें, इंप्रूव द क्रिटिकल प्रोसेस, ठीक है, जो क्रिटिकल जिस क्रिटिकलिटी की वजह से वो गैप्स हैं उस पर इम्प्रूव करें, ठीक है, उसको इम्प्रूव करें। ट्रैक मिस्टेक्स, यह एनालाइज यह एनालिसिस ऑफ प्रीवियस डेटा है, ठीक है, और उन मिस्टेक्स को पहचानना है जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट की ओर ले जाती है, ठीक है। मतलब यह पिछले डेटा का विश्लेषण और उन मिस्टेक्स को पहचानना है जो खराब उत्पाद विकास की ओर ले जाती है। पर्पस क्या होता है इसका? क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मेथड बनाना, ठीक है। देन रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड, रिवर्स इंजीनियरिंग को बैक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। यह वो प्रोसेस जहाँ जहाँ एक मैन मेड ऑब्जेक्ट, इंसान द्वारा बनाई गई वस्तु को डीकंस्ट्रक्ट करके अलग अलग हिस्सों में तोड़ा जाता है। इसका गोल क्या होता है? उसके डिज़ाइन, आर्किटेक्चर और एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉलेज, डिज़ाइन, संरचना और ज्ञान को निकालने को, मतलब डिज़ाइन, आर्किटेक्चर और एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉलेज को रिवील करना, ठीक है। मतलब मैन मेड ऑब्जेक्ट को डीकंस्ट्रक्ट करके उसको वापस से बनाने को रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है। ये एक साइंटिफिक रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च की जैसी है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यह नेचुरल फिनोमिना के बजाय मैन मेड चीज़ों पर लागू होता है, ठीक है। देन परसेप्चुअल परसेप्चुअल मैपिंग, धारणा मानचित्र। परसेप्चुअल मैपिंग क्या है? एक डायग्रामेटिक टेक्निक है जो एसेट मार्केटर इस्तेमाल करते हैं। इसका यूज़ क्या होता है? यह विजुअली डिस्प्ले करता है कि कस्टमर किसी कंपनी प्रोडक्ट को कंपटीटर्स के मुकाबले कैसे देखते हैं, ठीक है। टिपिकली प्रोडक्ट की पोजीशन को उनके फीचर्स के रिलेटिव में डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है। इसके दूसरे नाम क्या है? मार्केट मैपिंग, ठीक है। डायमेंशंस, परसेप्चुअल मैप्स को यूजुअली दो डायमेंशन परसेप्चुअल मैप्स के यूजुअली दो डायमेंशन होते हैं, लेकिन ये मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है, ठीक है। इसको यूज़ क्यों किया जाता है? मार्केट्स में गैप को पहचान करने के लिए, पोटेंशियल पैटर्न्स ऑफ मर्जर टारगेट, ठीक है, विलय लक्ष्यों को, संभावित पैटर्न को पहचानना, ठीक है, जो टारगेट्स होते हैं उसके पैटर्न्स को पहचानना, ठीक है, क्लैरिटी से परसेप्चुअल प्रॉब्लम की पहचान करना, ठीक है, परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स की पहचान करना, इसलिए यूज़ किया जाता है परसेप्चुअल मैपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अपना स्टैंडर्ड क्वालिटी के ये चैप्टर डिफरेंट अप्रोचेस रिगार्डिंग क्वालिटी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन किसी और चैप्टर के बारे में बात करेंगे स्टैंडर्ड क्वालिटी के। ओके, सो थैंक यू सो मच।